You are watching Fair Notebook Channel. Notes made fair, learning made easy. नमस्कार। फेयर नोटबुक चैनल की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। आज की हमारी वीडियो का विषय है कक्षा 6 का अध्याय 10वां सजीव विशेषताओं का अन्वेषण। इस वीडियो में आप पाठ का सार, गतिविधियों और प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर। अवधि और आयुष अपने माता पिता के साथ सुबह की सैर पर निकले। इस सैर के दौरान अवधि को घोंगे के कुछ खोल दिखे और वह उन्हें उठाने लगी। अवधि की माताजी ने उसे रोका और समझाया कि ये खोल किसी जीवित घोंगे का घर हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि ये खोल वास्तव में घोंगे के शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं। यह घटना अवधि और आयुष को चकित कर गई कि एक ऐसा खोल जो हिलडुल नहीं रहा, उसके अंदर एक जीवित प्राणी कैसे हो सकता है। जब वे विद्यालय गए तो इस घटना को अपने मित्रों के साथ साझा किया और शिक्षक से इस बारे में जानकारी मांगी। इस प्रश्न ने शिक्षक को कक्षा में सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में एक महत्वपूर्ण चर्चा शुरू करने के लिए प्रेरित किया। गति एक समान विशेषता। हम पाते हैं कि गति एक ऐसी विशेषता है जो सभी सजीवों में पाई जाती है। हमने कारों को सड़कों पर दौड़ते देखा है, लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि कार एक सजीव वस्तु है? नहीं, क्योंकि कार मनुष्य द्वारा संचालित की जाती है। हमें ऐसे कार्य खोजने चाहिए जो हम कर सकते हैं लेकिन कार नहीं कर सकती। मनुष्य सजीव होने का एक अद्भुत उदाहरण है। जब हम अपने आसपास की वस्तुओं को सजीव और निर्जीव के समूहों में बांटते हैं तो हम उन्हें स्वयं से तुलना करते हैं। कार के आकार में अपने आप वृद्धि नहीं होती, जबकि हमारा शरीर बढ़ता है। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है जो सजीव और निर्जीव को अलग करता है। सजीवों की मूल विशेषताएं। सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बीच कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती हैं। पहली विशेषता है कि सभी सजीव गति प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यह गति अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, लेकिन पौधे ऐसा नहीं कर सकते। फिर भी कुछ पौधे निश्चित प्रकार की गतियां प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि फूलों का खिलना एक प्रकार की गति है। कीटभक्षी पौधों जैसे कि ड्रोसेरा में भी गति देखी जा सकती है। ड्रोसेरा की पत्तियां तश्तरी के आकार की होती हैं, जिनमें बाल जैसे तंतु होते हैं। जब कोई कीट इन तंतुओं को छूता है तो वे अंदर की ओर मुड़ जाते हैं और कीट को पकड़ लेते हैं। आरोही लताएं भी अपने पास की वस्तुओं के चारों ओर लिपट जाती हैं। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया। जब आप अपनी बचपन की तस्वीर से अपनी तुलना करते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? आपके शरीर का आकार बढ़ गया है। 4 साल पहले जो कपड़े आप पहनते थे वे अब आपको फिट नहीं आते। यह आपके शरीर में वृद्धि के कारण होता है। सभी सजीव वृद्धि करते हैं, चाहे वह पौधे हों या फिर जंतु। इसलिए वृद्धि सजीवों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सजीवों को अपनी वृद्धि और विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन उन्हें ऊर्जा प्रदान करता है जिससे वे जीवित रहते हैं। श्वसन जीवन की आवश्यक प्रक्रिया। एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया और है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, वह है श्वसन यानी कि सांस लेना। जब आप सामान्य रूप से चलते हैं, दौड़ते हैं, नृत्य करते हैं तो आपकी श्वासों की संख्या में वृद्धि होती है। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें हम वायु को अंदर की ओर खींचते हैं और बाहर की ओर छोड़ते हैं। कुत्ते, बिल्ली और अन्य जंतुओं की श्वसन प्रक्रिया को देखें।
जब वे विश्राम कर रहे हों तो उनके पेट की गति को ध्यान से देखें। सभी सजीव श्वसन करते हैं, यहाँ तक कि पौधे भी श्वसन करते हैं। पौधे की पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है। ये छिद्र पौधे के शरीर में वायु को अंदर लेने और बाहर करने में सहायता करते हैं। उत्सर्जन, शरीर से अपशिष्ट का निष्कासन। गर्मियों के दिनों में आपने कमीज पर कांख के आसपास सफेद धब्बे देखे होंगे, ये पसीने के कारण बनते हैं। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकलने वाले पसीने में जल और लवण होते हैं। शरीर से अपशिष्ट उत्पादों के निष्कासन को उत्सर्जन कहा जाता है। जंतुओं में उत्सर्जन के उत्पाद के रूप में मूत्र भी बनता है। पौधे भी उत्सर्जन करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि घास और गुलाब की पत्तियों की सतह पर अतिरिक्त जल और खनिजों की सूक्ष्म बूंदें होती हैं। ये पौधे द्वारा उत्सर्जित पदार्थ हैं। सभी सजीव उत्सर्जन करते हैं। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया सजीवों का जो एक और गुण है। जब आप बिना जूते पहने घूमते हैं और अचानक आपका पैर किसी कांटे पर पड़ जाता है तो आपकी तुरंत अनुक्रिया होती है। यदि आप गलती से गर्म चाय का प्याला छू लें तो आप तुरंत अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं। कांटे पर पैर पड़ना और गर्म चीज़ को छूना, ये दोनों उद्दीपन हैं। कोई भी वस्तु या घटना जो सजीवों को अनुक्रिया के लिए प्रेरित करती है उसे उद्दीपन कहा जाता है। पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। छुई मुई का पौधा जब उसे छुआ जाता है तो वह अपनी पत्तियां बंद कर लेता है, मुरझा जाता है। कुछ पौधे सूर्यास्त के बाद अपनी पत्तियां बंद कर लेते हैं। आंवले के पेड़ विशेष रूप से इस प्रकार की अनुक्रिया दिखाते हैं। समस्त जीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जनन जीवन की निरंतरता। आपने कुत्ते, बिल्ली और अन्य जंतुओं के बच्चों को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी पेंसिल, कुर्सी, बल्ब इन चीज़ों के बच्चों को देखा है? नहीं, क्योंकि ये निर्जीव वस्तुएं हैं। सभी सजीव जनन करते हैं। जनन अपनी तरह के नवजातों को जन्म देने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जीवन की निरंतरता के लिए अनिवार्य है। प्रत्येक जीव अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए जनन करता है। जब कोई सजीव जीवित रहने के सभी संसाधनों, भोजन, वायु, जल की उपलब्धता होने पर सभी सजीव लक्ष्यों को प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं रहता तो उसे मृत माना जाता है। मृत्यु सभी सजीवों का अपरिहार्य अंग है। यह सजीवों के जीवन चक्र का अंतिम चरण होता है। सजीवों की सामान्य विशेषताओं का सारांश। हमने जो अब तक विशेषताएं देखी उनके विश्लेषण से हम समझते हैं कि सभी सजीवों में कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं। सभी सजीव गति प्रदर्शित करते हैं, चाहे वह अलग अलग प्रकार की हो। उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। वे वृद्धि करते हैं और अपने आकार में परिवर्तन करते हैं। श्वसन करना उनके जीवन की एक आवश्यक क्रिया है। जनन के माध्यम से वे अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाते हैं। उत्सर्जन के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दिखाते हैं। अंत में सभी सजीव मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इनमें से एक भी विशेषता का अभाव यह दर्शाता है कि वह वस्तु निर्जीव है। पौधों का जीवन चक्र। बीज से पौधा उगता है और धीरे धीरे वृद्धि करके परिपक्व पौधे में बदल जाता है। परिपक्व पौधे फूल और फल उत्पन्न करते हैं। इन फलों के अंदर बीज होते हैं जो अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। बीज से शुरू होकर फिर से बीजों की अगली पीढ़ी तक की संपूर्ण प्रक्रिया को पौधे का जीवन चक्र कहा जाता है। जब पौधा बूढ़ा हो जाता है और बढ़ना बंद कर देता है तो उसकी जीवन गतिविधियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और अंततः पौधा मृत हो जाता है।
वायु और मिट्टी की भूमिका। बीजों को अंकुरण के लिए वायु की जरूरत होती है। बीज मिट्टी के कणों के बीच के स्थान में उपस्थित वायु का उपयोग करते हैं। इसके अलावा मिट्टी के कणों के बीच के उचित स्थान के कारण जड़ें आसानी से बढ़ती हैं। यदि मिट्टी बहुत दबी हुई हो या जल से भरी हो तो वायु का संचार रुक जाता है और बीज अंकुरित नहीं होते। प्रकाश की विशिष्ट भूमिका। सामान्यतः अधिकांश बीजों को अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अंकुरण के बाद जब नए पौधे उगने लगते हैं तो उनकी सामान्य वृद्धि के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश पौधे को हरा रंग देता है और उसे भोजन बनाने में सहायता करता है। पौधों में गति और दिशात्मक वृद्धि। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पौधे सूर्य के प्रकाश के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं। क्या सूर्य का प्रकाश पौधों के विभिन्न भागों की वृद्धि की दिशा को प्रभावित करता है? जब किसी पौधे को उल्टा रखा जाता है तो उसकी जड़ और ऊपरी भाग की वृद्धि किस दिशा में होगी? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन्हें परीक्षण द्वारा समझा जा सकता है। प्रयोगों के परिणामों से देखा जा सकता है कि जब पौधा सीधा रखा जाता है तो जड़ नीचे की ओर वृद्धि करती है और ऊपरी भाग ऊपर की ओर बढ़ता है। यदि पौधे को उल्टा रखा जाता है तो जड़ नीचे की तरफ मुड़ जाती है और पुनः नीचे की ओर वृद्धि करती है, पर हो भी मुड़ जाता है, वह ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। यदि सूर्य का प्रकाश केवल एक ही दिशा से मिलता है तो ऊपरी भाग प्रकाश की दिशा में ही वृद्धि करता है, जबकि जड़ नीचे की ओर बढ़ती है। ये अवलोकन दर्शाते हैं कि पौधों में गति और दिशात्मक वृद्धि की स्पष्ट क्षमता होती है। मच्छर का जीवन चक्र। मच्छरों की भिन्न-भिन्नाहट हम सभी के लिए सामान्य अनुभव है। मादा मच्छर रक्त चूसने वाले कीट हैं जो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। मच्छरों का प्रजनन स्थिर जल में होता है, इसलिए हमें अपने आसपास जल को एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। स्थिर जल में मच्छरों के लार्वा और प्यूपा पाए जाते हैं। ये दोनों जल की सतह पर आते हैं क्योंकि उन्हें श्वास लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। मिट्टी का तेल जल की सतह पर पतली परत बना देता है जो जल को वायु से अलग कर देती है। फलस्वरूप लार्वा और प्यूपा मर जाते हैं। मच्छर के जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं होती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। अंडा, उसके बाद लार्वा बनता है, फिर प्यूपा और आखिर में वयस्क मच्छर। मच्छर अपना जीवन अंडे के रूप में शुरू करता है। अंडा लार्वा में विकसित होता है, लार्वा प्यूपा में बदलता है और प्यूपा वयस्क मच्छर बनता है। प्यूपा से निकला वयस्क मच्छर जल की सतह पर थोड़ा विश्राम करता है और फिर उड़ जाता है। वयस्क मच्छर 10 से 15 दिन तक जीवित रह सकता है। वयस्क मादा मच्छर सीधे जल पर या जल के समीप अंडे देती है। यह चक्कर लगातार चलता रहता है। जंतुओं की विविध अवस्थाएं। मेंढक का जीवन चक्र भी रोचक है। मेंढक की अंडों से निकली संतान टैडपोल कहलाती है। टैडपोल पूरी तरह जलीय प्राणी होता है और मछली की तरह दिखाई देता है। धीरे धीरे टैडपोल के पिछले पैर विकसित हो जाते हैं, लेकिन अभी भी पूंछ रहती है। पूंछ टैडपोल को जल में तैरने में मदद करती है। फिर टैडपोल छोटे मेंढक जैसे दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें कि मंडूक कहा जाता है। वे अभी जल में ही रहते हैं, लेकिन कुछ समय थल पर भी बिताने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी पूंछ पूरी तरह लुप्त हो जाती है, पैर मजबूत हो जाते हैं और वे पूरी तरह परिपक्व मेंढक बन जाते हैं। पूर्ण विकसित मेंढक जल और थल दोनों जगह रह सकते हैं। पक्षियों और अन्य जंतुओं का जीवन चक्र। पक्षी भी जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक जंतु का जीवन चक्र अलग होता है और उसे
अनोखा और विशिष्ट बनाता है। पौधों और जंतुओं के जीवन चक्र में अंतर। पौधों और जंतुओं के जीवन चक्र में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। पौधे धीरे धीरे बढ़ते हैं और बीजों के माध्यम से जनन करते हैं। जंतु, विशेष रूप से कीट, अपने जीवन चक्र में नाटकीय परिवर्तन से गुजरते हैं। प्यूपावस्था में मच्छर पूरी तरह विभिन्न दिखाई देता है। टैडपोल से मेंढक बनने की प्रक्रिया भी एक विशाल रूपांतरण है। ये परिवर्तन पौधों और जंतुओं के जीवित रहने और प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। पृथ्वी पर जीवन की विविधता। पौधे और जंतु सजीव जगत का एक अभिन्न भाग हैं। दोनों अपने जीवन काल में अनेक परिवर्तनों से गुजरते हैं। एक छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। एक कीट अपने जीवन में अविश्वसनीय रूपांतरण करता है। हर प्रजाति की यह यात्रा अपने आप में अनोखी है और उसे विशिष्ट बनाती है। ये सभी परिवर्तन इसलिए होते हैं ताकि पृथ्वी पर जीवन निरंतर बना रहे। हमें इन सजीवों और उनके आवास स्थानों की सुरक्षा करनी चाहिए। उनके आवास को विकसित और सुरक्षित करके हम इस समृद्ध सजीव जगत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो यह था आज का अध्याय सजीव विशेषताओं का अन्वेषण। पाठ में दिए गए क्रियाकलाप और उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। क्रियाकलाप 10.1 हमारे चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं होती हैं। अपनी कक्षा के चारों ओर देखें, आपको अनेक उदाहरण मिलेंगे। पेंसिल जो आपने पकड़ी हुई है, पुस्तक जो आप पढ़ रहे हैं, या खिड़की के पास बैठा कबूतर, इन जो अनेक वस्तुएं आप देख रहे हैं इनको तालिका 10.1 में सूचीबद्ध करें और अपनी समझ के आधार पर इन्हें सजीव या फिर निर्जीव के रूप में पहचानें। इसके बाद स्तंभ 2 भरें। इन्हें सजीव या निर्जीव में विभाजित करने के कारण आधार स्तंभ 3 में लिखें कि आपने क्या आधार चुना। इसको निर्जीव चुना तो क्यों चुना और आपने सजीव लिखा तो क्यों लिखा। तो इस क्रियाकलाप का एक उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे कि पेंसिल, अनुमान लिखेंगे कि निर्जीव, कारण देंगे इसमें जीवन नहीं होता और न ही यह बढ़ती है ना ही सांस लेती है। पुस्तक निर्जीव, यह जीवन रहित वस्तु है, इसमें कोई जैव क्रिया नहीं होती, सांस नहीं लेती, बढ़ती नहीं है। कबूतर सजीव, यह सांस लेता है, भोजन करता है, बढ़ता है, प्रजनन करता है, अंडे देता है। कार निर्जीव, इसमें जीवन नहीं, न ही बढ़ना, न ही प्रजनन, न ही जीवन जैसी प्रक्रियाएं। पौधे सजीव, ये सांस लेते हैं, बढ़ते हैं, अपने जीवन चक्र को पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने आसपास दिख रही वस्तुओं के बारे में अनुमान लगाएं सजीव या निर्जीव होने का, और साथ ही कारण और टिप्पणी लिखें। क्रियाकलाप 10.2 प्रयोग करें। बगीचे की मिट्टी से भरे एक जैसे 4 गमले लें। प्रत्येक गमले में किसी फली जैसे कि सेम फली, राजमा, लोबिया, इनके 4-4 बीज बो दें। अनुमान लगाएं कि क्या प्रत्येक गमले में बीजों का अंकुरण होगा, और प्रत्येक गमले के विषय में पूर्वानुमान लगाएं और उसके बाद जो आप परिणाम देखते हैं उनको भी तालिका में लिखें। तो जैसे कि कोई भी आपने फली वाले बीज लिए, जो पहला गमला है जो सीधा सूर्य के प्रकाश में और जल रहित है, पानी नहीं है, उसको वायु मिल रही है, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, पानी नहीं डाला, पूर्वानुमान क्या लगाते हैं, अंकुरण नहीं। और जब हम अवलोकन करते हैं 10-15 दिन पश्चात, तो हमारा परिणाम निकलता है कि बीज अंकुरित नहीं हुए। तो अंकुरित ना होने का कारण जल की कमी के कारण अंकुरण नहीं हुआ। उसके बाद जो गमला क्षय है, सूर्य के प्रकाश में है और बहुत ज़्यादा उसमें पानी डाला गया है, उसको वायु मिल रही है, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, जल बहुत अधिक है, अंकुरण या तो उसमें नहीं होगा या बहुत कम होगा, बहुत लेट होगा। तो अवलोकन क्या देखते हैं, कुछ अंकुरित या कुछ सड़े से पत्ते निकलते हैं, गले हुए।
तो इसका कारण है कि अत्यधिक जल के कारण ऑक्सीजन की कमी के कारण सड़न और कम अंकुरण होता है। तीसरा जो पूर्णतः अंधेरे में रखा गया है और नम मिट्टी युक्त है, उसको जो वायु मिल रही है, सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा क्योंकि अंधेरे में है, नमी पर्याप्त है, लेकिन हम अनुमान क्या लगाते हैं कि अंकुरण नहीं होगा या कम होगा, और अवलोकन करने पर हम यही चीज़ पाते हैं। तो इसका कारण क्या है कि प्रकाश के अभाव में सूर्य का प्रकाश उसको नहीं मिला, इस कारण उसका अंकुरण बहुत कम होता है या फिर नहीं होता। उसके बाद जो चौथा गमला है, सूर्य के प्रकाश में और नम मिट्टी युक्त, उसको वायु पर्याप्त मिल रही है, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, नमी है उसमें, और हम अनुमान लगा सकते हैं कि उसमें रखे बीजों का अंकुरण अच्छे से होगा। और अवलोकन के पश्चात हम पाते हैं कि सभी बीज उग आए हैं, और इसका हम कारण देंगे कि सभी अनुकूल परिस्थितियों के कारण, जल, प्रकाश और वायु की उपलब्धता के कारण अच्छा अंकुरण हुआ है। क्रियाकलाप 10.4 फली का बीज लगाएं, उसकी वृद्धि के लिए उपयुक्त स्थितियां उपलब्ध करवाएं, 3 महीने बाद नियमित रूप से उसका अवलोकन करें। आपको जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें तालिका 10.4 में अंकित करें। जब भी कोई परिवर्तन दिखाई दे तो दिनांक के साथ तालिका में लिखें और इन प्रश्नों के उत्तर भी दें, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिए गए हैं और क्रियाकलाप 10.4 में दिए गए हैं। तो प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। किसी परिवर्तन के होने में कितना समय लगा? तो जैसा कि अंकुरण 5-7 दिन हफ्ते बाद होने लगता है, पत्तों का आना 10-12 दिन ले लेता है और फूल बनने में 30 से 40 दिन लगते हैं। कितने दिनों बाद पहला फूल दिखाई दिया? लगभग 35 से 45 दिनों के बाद। फूल किन्हीं भागों के सूखने के बाद आगे कोई अन्य वृद्धि देखी? हम लिख सकते हैं कि हाँ, फूल के सूखने के बाद फल बनना शुरू हो गया। फूल के शेष भाग बिना सूखे किस प्रकार की संरचना में विकसित हुए? तो हम कह सकते हैं कि फल में परिवर्तित हो गए। क्या विकसित फली या फल में बीज दिखे? तो कहेंगे हाँ, विकसित फली के अंदर बीज दिखाई दिए। तो बीज युक्त फलों के बनने के बाद पौधों का क्या हुआ? तो लिखेंगे अधिकतर पौधे, उनके पत्ते पीले होकर झड़ने लगे, अंत में पौधा सूख जाता है। इस अवलोकन से विद्यार्थी पौधों के जीवन चक्र, फूल और फलों के बनने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। क्रियाकलाप 10.5 एक पहेली सुलझाएं। आप कैसे निर्णय करेंगे कि अंडा अवस्था के बाद कौन सी अवस्था, लार्वा या प्यूपा पहले आती है? कल्पना कीजिए, आपको पोखर के जल से भरा एक पात्र दिया जाता है जिसमें लार्वा और प्यूपा हैं। इनकी अवस्थाओं का सही अनुक्रम पता करने के लिए एक क्रियाकलाप की योजना बनाएं। तो आपको यहाँ पर चरण भी दिए गए हैं, उन चरणों को, उन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है और इस गतिविधि को करना है। तो इस क्रियाकलाप को करने के बाद हम मच्छर के जीवन चक्र की अवस्था, अंडा, लार्वा, प्यूपा के क्रम को जानने के लिए एक सरल वैज्ञानिक प्रयोग कर सकते हैं। मच्छर के अंडों से निकली अवस्थाओं, लार्वा और प्यूपा का सही क्रम पता करने के लिए प्रयोग की योजना बनाने को इसमें कहा गया है। तो प्रयोग के अनुसार यदि लार्वा आगे चलकर प्यूपा में बदलते हैं तो लार्वा की अवस्था अंडे के बाद और प्यूपा से पहले होती है। विद्यार्थी प्रतिदिन दोनों यानी लार्वा और प्यूपा को जल युक्त पात्र में अलग अलग रखकर देखेंगे कि किसमें पहले बदलाव आकर वयस्क मच्छर बनते हैं। इसी से सही अनुक्रम का पता चल जाएगा। उसके बाद एक चित्र है पाठ्य पुस्तक में 10.7 तालाब में मेंढक की विभिन्न अवस्थाएं, जिसमें अंडे, लार्वा और वयस्क मेंढक को दिखाया गया है। तो तालिका 10.5 में सूचीबद्ध अवलोकनों के आधार पर मेंढक के जीवन चक्र का चित्र बनाएं और आपके द्वारा बनाए गए चित्र की तुलना 10.8 से करें। तो प्यारे बच्चों, आपने इन चारों अवस्थाओं की जो मेंढक की हैं उसका चित्र बनाना है। तो
अवस्था हम लिखेंगे, उसके बाद उसकी मुख्य विशेषताएं और आरंभिक और अंतिम आकारों में परिवर्तन लिखेंगे। जैसे कि अंडा, सबसे पहले सफ़ेद जेली जैसी परत में समूहित अंडे जल की सतह पर मिलेंगे, आकार बहुत छोटा, गोल और स्थिर। उसके बाद भ्रूण विकसित होना, अंडों से भ्रूण का विकसित होना दिखेगा और छोटे धागे जैसे हल्की हल्की गति उनमें दिखाई देंगी। उसके बाद भ्रूण से टैडपोल, डिम से बाहर निकलते पूंछ के आकार के टैडपोल दिखाई देंगे। आकार इनका बढ़ता जाएगा, पूंछ आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और यह तैरते हुए मिलेंगे। उसके बाद परिपक्व टैडपोल बड़े हो जाएंगे तो उनकी पूंछ छोटी हो जाएगी, अगले पैर विकसित होने लगेंगे, शरीर बड़ा होने लगेगा। उसके बाद युवा मेंढक, चारों पैर विकसित हो जाएंगे। अंतिम जो इसका आकार है वह है कि आकार बढ़ता जाएगा, पूंछ घटती जाएगी और यह जो वयस्क मेंढक है यह जल और स्थल दोनों स्थानों पर रहने लायक हो जाएगा। तो इस प्रकार हम मेंढक के जो अंडे से टैडपोल और उसके बाद युवा मेंढक बनने की प्रक्रिया को लिख सकते हैं। तो यह थे क्रियाकलाप पाठ्य पुस्तक के बीच में दिए गए। पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न और उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। पौधों और जंतुओं के जीवन चक्र में समानताओं और भिन्नताओं को सूचीबद्ध करें। तो इनमें जो समानताएं हैं कि दोनों का जीवन चक्र जन्म, वृद्धि, प्रजनन और मृत्यु की अवस्थाओं में होता है। दोनों में कोशिकाएं होती हैं और पाचन, श्वसन और वृद्धि जैसे कार्य करते हैं। पौधे बीज से और जंतु या तो अंडों से या नवजात के रूप में जन्म लेते हैं। दोनों में नई संतान का विकास होता है। तो ये समानताएं हैं। विभिन्नताएं क्या हैं? पौधे स्वयं भोजन बनाते हैं, सब पोषी होते हैं, स्थिर रहते हैं। जानवर भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं और यह स्वतंत्र रूप से चल सकते हैं। पौधों में वृद्धि पूरे जीवन चक्र में जारी रहती है, लेकिन जंतुओं की वृद्धि एक उम्र के पड़ाव के बाद रुक जाती है। पौधों में बीज या बीजाणु से, जंतुओं में आमतौर पर अंडे या फिर बच्चे से संतति उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार पौधे और जंतुओं के जीवन चक्र में समानताएं होते हुए भी उनके भोजन, उनकी गति करने के ढंग और वृद्धि चक्र में कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी हम देखते हैं। इसके बाद तालिका दी गई है, इसमें कुछ डाटा दिया गया है। तालिका का अध्ययन करें। दूसरे और तीसरे स्तंभ में दी गई स्थितियों के लिए उपयुक्त उदाहरणों का पता लगाने का प्रयास करिए। इस प्रकार की तालिका हम बना सकते हैं। जैसे पहला, क्या वृद्धि होती है? नहीं। क्या यह श्वसन लेता है? नहीं। तो उदाहरण दे सकते हैं हम पत्थर, लकड़ी आदि। तो टिप्पणी लिखेंगे कि निर्जीव वस्तुएं, इनमें कोई जैव प्रक्रिया नहीं होती। उसके बाद क्या वृद्धि होती है? नहीं। क्या सांस लेता? हाँ। तो हम लिखेंगे बीज, बीजा अवस्था। बीज जब सुप्तावस्था में होता है तो यह वृद्धि नहीं करता, परंतु न्यूनतम श्वसन प्रक्रिया करता है। उसके बाद वृद्धि होती है? हाँ। और क्या श्वास लेता है? नहीं। तो इसका उदाहरण है पौधे की पत्तियां। कुछ पौधों की पत्तियां रात को या अन्य उत्तक, इनमें वृद्धि होती रहती है, पर श्वसन जैसे कोई विशिष्ट अंग इनमें नहीं होते। उसके बाद क्या वृद्धि होती है? हाँ। क्या यह श्वास लेता है? इसका भी उत्तर है हाँ। तो इसके उदाहरण बहुत सारे हैं। मानव, इसके बाद पौधा और जानवर जितने भी हैं, इनके बारे में टिप्पणी लिखें कि ये सभी सजीव हैं जो सांस लेते हैं, बढ़ते भी हैं, वृद्धि करते हैं। इसका प्रश्न, आपने सीखा कि बीजों के अंकुरण के लिए भिन्न भिन्न परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। अनाजों और दालों के उपयुक्त भंडारण के लिए हम इस ज्ञान का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं? इसका उत्तर लिख सकते हैं। बीजों के अंकुरण के लिए नमी, गर्मी और हवा जरूरी होती है। इसलिए अनाज और दालों का भंडारण ठंडी, सूखी और हवादार जगह पर करें ताकि वे अंकुरित ना हों और सुरक्षित रहें। अंकुरण को रोकने के लिए नमी से बचाव करना जरूरी है। प्रश्न है, आपने सीखा कि टैडपोल की पूंछ होती है, लेकिन जब वृद्धि के बाद वह मेंढक बनता है तो पूंछ लुप्त हो जाती है।
टैडपोल अवस्था में पूंछ होने से क्या लाभ मिलता है? तो इसका उत्तर है कि टैडपोल की पूंछ उसे पानी में तैरने में मदद करती है और पानी में तेजी से भागकर वह शिकारियों से बचने का यत्न करता है। प्रश्न है कि चरण का कहना है कि लकड़ी का लट्ठा निर्जीव है क्योंकि इसमें गति नहीं होती। इसके विपरीत चारू इसे संजीव मानती है क्योंकि यह वृक्षों से प्राप्त होता है। चरण और चारू के कथनों के पक्ष या फिर विपक्ष में अपने तर्क दें। तो इसका उत्तर है कि लकड़ी का लट्ठा जो वृक्ष से निकलता है वह पहले जीवित था लेकिन अब वह मृत हो चुका है, इसलिए जीवित क्रियाएं नहीं करता। अंततः वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह लट्ठा एक निर्जीव वस्तु है। चारू का दृष्टिकोण भावनात्मक और व्यापक है पर जीव विज्ञान के अनुसार यह निर्जीव है। इसके बाद प्रश्न, मच्छर और मेंढक के जीवन चक्र में क्या समानताएं और क्या विभेदकारी विशेषताएं हैं? इसका उत्तर है कि दोनों अंडों से जन्म लेते हैं, लार्वा और टैडपोल के रूप में जलीय अवस्था में रहते हैं और फिर पूर्ण विकसित जीव बनते हैं। जो विभिन्नताएं हैं, मच्छर की लार्वा और प्यूपा अवस्था पानी में रहती है, वयस्क मच्छर उड़ता है। मेंढक का टैडपोल पानी में और वयस्क मेंढक जल और स्थल दोनों जगह गति करता है लेकिन मच्छर की तरह उड़ता नहीं। तो यह इनमें भिन्नताएं हैं। प्रश्न है, एक पौधे को उसकी वृद्धि के लिए उपयुक्त सभी स्थितियां उपलब्ध करवाई गई। एक सप्ताह के बाद आप इस पौधे की परहो यानी तने और जड़ में क्या देखने की आप अपेक्षा करते हैं? तो जब एक बीज को उपयुक्त स्थितियां मिलती हैं तो जब वह अंकुरित होता है तो इस अंकुरण के बाद पौधे की जड़ें नीचे की ओर और परहो यानी तना ऊपर की ओर बढ़ेगा। पौधा स्वस्थ दिखाई देगा क्योंकि उसे जल, हवा, पोषक तत्व, प्रकाश उचित मात्रा में मिल रहे हैं। इसके बाद प्रश्न, तारा और विजय ने एक प्रयोग का सेटअप किया। चित्र 10.10 में दर्शाया भी गया है, पाठ्य पुस्तक में आप देख सकते हैं। आप क्या सोचते हैं कि वे क्या पता करना चाहते हैं और उन्हें यह पता कैसे चलेगा कि वे सही हैं? इसका उत्तर है, तारा और विजय शायद यह पता करना चाहते हैं कि पौधे किस भाग में वृद्धि करते हैं, जड़, तना या फिर दोनों। वे परिणाम देखकर जान सकते हैं। नए बाल, जड़ या नए पत्तों के उगने से उन्हें पता चल जाएगा कि वृद्धि कहाँ कहाँ हुई है। प्रश्न, बीज अंकुरण पर तापमान के प्रभाव की जांच करने के लिए एक प्रयोग की योजना लिखें। इसका उत्तर है, 3 पात्रों में रुई या टिश्यू पेपर बिछाएं और उन्हें थोड़ा सा गीला करें। हर पात्र में समान संख्या में बीज रखें। पात्रों को 3 अलग अलग तापमान वाले स्थानों पर रखें। पहला ठंडी जगह जैसे कि फ्रिज के पास या कोई छायादार कोना, दूसरा सामान्य कमरे का तापमान, तीसरा गर्म जगह जैसे धूप में। हर पात्र को लेवल करें, ठंडा, सामान्य या फिर गर्म। हर दिन एक ही समय पर बीजों की स्थिति देखें और अंकुरित बीजों की संख्या नोट करें। यह क्रिया 5-7 दिन तक दोहराएं। तो आप क्या देखते हैं कि जिस तापमान पर सबसे अधिक और सबसे जल्दी अंकुरण हुआ वह बीजों के लिए सबसे अनुकूल माना जाएगा। यदि गर्म जगह पर अंकुरण सबसे तेज हुआ तो निष्कर्ष यह निकलेगा कि उच्च तापमान अंकुरण को तेज करता है। इसके बाद प्रश्न, क्या हम पौधों को उनके बीजों को अंकुरित किए बिना उगा सकते हैं? पता लगाइए और कुछ उदाहरण दें। इसका उत्तर है हाँ। कई पौधों को उनके बीजों को अंकुरित किए बिना भी उगाया जा सकता है। ऐसे पौधे जड़ों, तनों, पत्तियों या कंदों से उगाए जा सकते हैं। बीजों के बिना पौधे उगाने की विधियां, इसमें कटिंग विधि, पौधे की टहनियों या पत्तियों की कटिंग लेकर उन्हें मिट्टी में दबा दिया जाता है। उदाहरण के लिए एलोवेरा, मनी प्लांट, स्नेक प्लांट आदि। विभाजन विधि, किसी बड़े पौधे को छोटे छोटे भागों में बांटना, जैसे कि हल्दी का कंद, इसको कई जगह लगाया जा सकता है, लहसुन वगैरह। लेयरिंग विधि, शाखा को मिट्टी में दबाकर उसकी जड़ें लगाकर हम पौधे तैयार कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग या स्केलिंग विधि, पौधों के अन्य अंगों से भी नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं।
तो इन सब से निष्कर्ष निकलता है कि बीजों के बिना भी पौधे उगाना संभव है और यह विधि खेती, बागवानी और वैज्ञानिक अध्ययन में बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। इससे पौधे जल्दी और समान गुणों के साथ विकसित होते हैं। सजीव विशेषताओं का अन्वेषण, इस पाठ पर आधारित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्रश्न है कि सजीव किसे कहते हैं? इसका उत्तर है वे सभी प्राणी या वस्तुएं जिनमें जीवन के लक्षण जैसे सांस लेना, भोजन करना, वृद्धि करना आदि पाए जाते हैं, वह सजीव कहलाते हैं। प्रश्न, निर्जीव वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जिनमें जीवन के लक्षण नहीं होते निर्जीव कहलाती हैं, जैसे मेज, कुर्सी, कार इत्यादि। प्रश्न, सजीवों के दो मुख्य लक्षण बताएं। इसका उत्तर है वे सांस लेते हैं और वृद्धि करते हैं। प्रश्न, सजीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? इसका उत्तर है शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने और वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। प्रश्न, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? इसका उत्तर है पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से बनाते हैं। प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है? इसका उत्तर है सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, हरी पत्तियां। इसके बाद प्रश्न, जंतु अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? इसका उत्तर है जंतु अपने भोजन के लिए पौधों या फिर अन्य जंतुओं पर निर्भर होते हैं। प्रश्न, श्वसन यानी सांस लेना क्या है? इसका उत्तर है सजीवों द्वारा ऑक्सीजन अंदर लेने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन यानी सांस लेना कहते हैं। प्रश्न, मनुष्य सांस लेने के लिए किस अंग का उपयोग करते हैं? इसका उत्तर है फेफड़ों यानी लंग्स का। प्रश्न, मछली पानी में सांस कैसे लेती है? इसका उत्तर है मछली के शरीर पर गिल्स यानी गलफड़े होते हैं जिनकी सहायता से वह सांस लेती है। प्रश्न है, वृद्धि का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है सजीवों के शरीर के आकार में समय के साथ होने वाले बदलाव यानी बढ़ने की प्रक्रिया को वृद्धि कहते हैं। प्रश्न, प्रजनन क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है अपनी प्रजाति या वंश को बनाए रखने के लिए प्रजनन जरूरी है। प्रश्न, अंडे देने वाले जंतुओं के नाम लिखें। मुर्गी, सांप आदि। प्रश्न, सीधे बच्चों को जन्म देने वाले जंतुओं के नाम लिखें। मनुष्य और कई जानवर जैसे गाय, हाथी वगैरह। प्रश्न, सजीवों की सबसे छोटी रचनात्मक इकाई क्या है? इसका उत्तर है सेल यानी कि कोशिका। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण दें तो अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। प्रश्न, अनुकूलन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है सजीवों को अपने परिवेश यानी आवास में रहने के लिए ढल जाना ही अनुकूलन कहलाता है। प्रश्न, क्या निर्जीव वस्तुएं अपने आप वृद्धि करती हैं? इसका उत्तर है नहीं, निर्जीव वस्तुएं अपने आप वृद्धि नहीं करती। प्रश्न, उत्सर्जन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है शरीर में बढ़ने वाले बेकार यानी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। प्रश्न, पौधों में उत्सर्जन का उदाहरण दें। पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन के जरिए अतिरिक्त पानी को भाप के रूप में बाहर निकालना। कुछ गोंद या राल भी उत्सर्जन के उदाहरण हैं। प्रश्न, उद्दीपन का अर्थ क्या है? इसका उत्तर है वातावरण में होने वाले वे परिवर्तन जिनके प्रति सजीव प्रतिक्रिया करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, उद्दीपन कहलाते हैं, जैसे गर्मी, ठंड या फिर प्रकाश। तो यह थी वीडियो, अध्याय था सजीव विशेषताओं का अन्वेषण। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी करें। चैनल फेयर नोटबुक को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पार्ट का वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करें और सभी पार्टों के लिए फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।